Okay, so I welcome you to the first class on the environmental conventions. तो इससे पहले हमने environmental legislations कर लिया था, जितने भी एयर एक्ट्स है, वाटर एक्ट, ईपीए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ग्रीन ट्राइब्यूनल, फॉरेस्ट एक्ट हमने सारा कर लिया था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट हमने कर लिया था। तो एक क्लैरिटी मिल गई थी कि नेशनल लेवल पे इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है। बट नाउ इट इज इम्पोर्टेंट कि अब क्लैरिटी मिले कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है। पहले नेशनल हमने कवर किया, अब इंटरनेशनल कवर करेंगे। तो एक जो यूपीएससी का, अगर आप प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखोगे, अभी मैं मेंस की बात नहीं कर रहा, प्रीलिम्स का उठा के देखोगे, तो 2 से 3 क्वेश्चंस गारंटीड रहते हैं नेशनल और इंटरनेशनल जो लेजिस्लेशंस या कन्वेंशंस है उसके ऊपर। ठीक है, तो डू टेल मी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द ऑडियो विजुअल ड्यूरिंग द लेक्चर। ठीक है। ओके, तो जो कन्वेंशंस है, तो उसको बेसिकली हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दिस इज कन्वेंशन, नॉट कंजर्वेशन। ठीक है। यूएनसीईडी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कंजर्वेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। देन कम्स योर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, विच कवर्स योर जो बेसिक एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी होता है उसको कवर करता है। देन कम्स योर रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। तो वेटलैंड इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट साइट, इन्वायरमेंटल साइट, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो एंड देन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फौना एंड फ्लोरा। साइट्स का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो उसको भी देखेंगे। द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, ट्रैफिक, तो ट्रैफिक के बारे में देखेंगे। जो कन्वेंशन है, मूविंग ऑन, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, सीएमएस। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो बेसिकली जो माइग्रेटरी स्पीशीज है, साइबेरियन क्रेन हो गया या दूसरे एनिमल्स है हु माइग्रेट फ्रॉम वन वन जियोग्राफिकल बाउंड्री टू अनदर, वन पॉलिटिकल बाउंड्री टू अनदर, तो उनको, उनका जो माइग्रेशन है उसको कैसे रेगुलेट करना है, ये सीएमएस में देखा जाता है। अगेन ये सारा करना जरूरी है डिटेल में, बोथ फॉर योर प्रीलिम्स एंड फॉर योर जीएस 3। और नाउ एक बात आप ध्यान देना, दैट जीएस 3 में जो एवरेज मार्क्स है, जीएस 3 के एवरेज मार्क्स अब 50 से, फ्रॉम द पास्ट 2-3 years, 50 to 70 के बीच में रह गए हैं। एंड दिस इज बिकॉज इन्वायरमेंट हैज बिकम वेरी ट्रिकी। जो एनवायरमेंट वाला पार्ट है जीएस 3 में, somehow people are able to do the economy part, they are able to do the internal security part, जो, लेकिन जो environment and science and tech का पार्ट है ना, that has become very tricky। मान लो कि 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, 2 क्वेश्चन आ जाता है आपका इसमें, ये 10 मार्कर आ जाता है, एंड 2 to 3 क्वेश्चन आपके 15 मार्कर में आता है इन्वायरमेंट का। उसके चलते क्या हो रहा है, दैट अगर आपको पूरा नॉलेज नहीं है, लाइक देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एयर पॉल्यूशन का जो मैंडेट है, उसके उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। तो आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु वाजंट एबल टू अनफॉर्चुनेटली क्लियर मेंस लास्ट टाइम, तो वो नहीं कर, ही वाज, उसने कुछ कुछ लिख दिया था उसमें। और व्हाट हैपेंस व्हेन यू राइट कुछ भी आप अगर लिख दोगे, तो इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन द इंटायर पेपर। एग्जामिनर बिकम्स एजिटेटेड, ही बिकम्स इरिटेटेड। और फिर जब वो एक क्वेश्चन से इरिटेट हो जाएगा, तो वो आपके सारे क्वेश्चंस में, अगर आपने बाकी सारे में भी अच्छा लिखा होगा, उसमें भी एक आधा नंबर काट के आपको 50 से 70 पे ले आएगा। आई हैव मेनी फ्रेंड्स जिनका मार्कशीट आ गई है लास्ट ईयर से, सबके जो सिलेक्शन जिनका नहीं हुआ है, ऑल थैंक्स टू जीएस 3। और जीएस 3 में भी किसके वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है, इन्वायरमेंट की वजह से। तो इन्वायरमेंट हैज बिकम डेडली। पहले क्या होता था कि कोई एक क्वेश्चन आता था जो नहीं कर पाते। देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन, आई थिंक, मैकब्रिज, या देयर वाज दिस कन्वेंशन, जो जिसको किसी को नहीं पता था, मैकमास्टर या मैकब्रिज कन्वेंशन था, एंड दैट दैट केम इन 2017 का पेपर। बट उसके बाद से द क्वेश्चंस ऑन इन्वायरमेंट इन जीएस 3 मेंस वेर डुएबल। बट अभी क्या हो गया है, दैट छोड़ो, या तो आप छोड़ दो पूरा, राइट, क्योंकि कुछ नहीं पता रहता है, या तो आपको सही में पता है। तो देर वॉज अ क्वेश्चन, अगर इजी टॉपिक से भी क्वेश्चन दे आर आस्किंग, तो वो भी डिफिकल्ट अब कर दे रहे हैं।
तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक देखना पड़ेगा कि हाउ हाउ टू टैकल दिस। ओके, मूविंग ऑन। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव एंड ग्लोबल टाइगर फोरम, ये इंडिया के लिए, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज यू नो हम प्रोजेक्ट टाइगर चला रहे हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये सब हम चलाते हैं। तो उसमें प्रोजेक्ट टाइगर में क्या था कि 1400 ही टाइगर्स बचे थे एक टाइम पे। इफ यू रिमेम्बर, एयरसेल का चेन्नई सुपर किंग्स का एड आता था, वेयर सुरेश रैना, एम एस धोनी यूज टू डू द एड। तो आज के डेट में ये सब इनिशिएटिव के कारण, जीटीएफ के और ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के कारण हमारा जो पॉपुलेशन है, इट हैज डबल्ड। तो एक TX2 अवार्ड होता है, दैट इज गिवन टू द बेस्ट कंजर्वेशन साइट। जो सबसे अच्छा कंजर्वेशन साइट है, तो जैसे इंडिया में काफी सारे, कूनो पालपुर हो गया, मानस हो गया, मानस नेशनल पार्क, एंड देन पन्ना नेशनल पार्क। तो ये सारे टाइगर्स, जो टाइगर्स के हब्स होते हैं जहां पर टाइगर्स रहते हैं, तो उनको ये TX2 अवार्ड दिया जाता है, जो सबसे बेस्ट मैनेज होता है। तो ये सारा हमें पढ़ना होगा GTF वगैरह में। देन वी हैव टू स्टडी ऑल्सो अबाउट डिक्लेरेशंस, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, तो ये सारा टाइगर लेपर्ड के इसमें आ गया, बिश्केक डिक्लेरेशन। तो ये सारा आपको पता रहना चाहिए फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है। देन हजार्डस मटेरियल, हजार्डस मटेरियल, यहां तक हमने नेचर कन्वेंशन पे पढ़ा। अब यहाँ पर देखो हजार्डस मटेरियल पे करना है, ठीक है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन देखना है हमें, बेजल कन्वेंशन देखना है, रॉटरडैम कन्वेंशन देखना है। तो हजार्डस मटेरियल बेसिकली पीओपी होता है। तो व्हाट इज पीओपी? पीओपी स्टैंड्स फॉर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ओके, देन बेजल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन। सो बेसिकली जो जैसे देखो, अभी एक करंट अफेयर्स से मैं बताता हूँ, ठीक है। कनाडा ने, दे सेंट अ शिप, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर है, ठीक है, दिस इज नॉर्थ अमेरिका। कनाडा ने, दे सेंट अ शिप ऑल द वे टू फिलीपाइंस इन द साउथ चाइना सी। और उस शिप में देयर वेर हजार्डस मटेरियल जो कि कैनेडियन सिटीजन्स ने डिस्कार्ड कर दिया था। और उन्होंने जो कचरा था, जो कि रेडियो एक्टिव हजार्डस मटेरियल था, उसको कनाडा से लेके फिलीपाइंस भेज दिया था। तो जो ट्रांस शिपमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव, और ये जितने भी रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, तो ये एथिकली भी रॉन्ग है। और ये सारा आप देखोगे ना, बेजल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन पढ़ेंगे हम, तो यू विल रियलाइज कि ये सारा जो ये कनाडा ने ये जो काम किया, ये जो एक अनएथिकल काम किया, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग लीगली। तो फिलीपाइंस जो है, उसने अल्टीमेटम दिया कनाडा को, दैट कैनेडियन गवर्नमेंट को बोला कि यू टेक दिस जंक फ्रॉम आवर शोर्स, और इसको दोबारा मत भेजना, बिकॉज वी आर गोइंग टू सू यू। हम आपको कोर्ट में लेके जाएंगे, बिकॉज आपने ये जितने भी कन्वेंशन हैं जिसपे सिग्नेटरी हम दोनों हैं, उसको वायलेट किया है। तो ये सारी चीज बेसिक मैं आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या इसका स्कोप है, ठीक है। आज हमारी पहली क्लास है, तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट जो भी नए हम लोग नए एस्पिरेंट्स हैं, दे गेट द स्कोप कि क्या इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस का स्कोप क्या है। तो ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया कनाडा और फिलीपाइंस का, तो अगर मान लो कि कोई ऐसा इंटरनेशनल कन्वेंशन नहीं होता, तो द फिलिपिनो पीपल, या फिलिपाइन जो फिलिपिनो गवर्नमेंट है, दैट वुड हैव बीन एट द मर्सी ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड। अब अगर भेज दिया, मान लो कि वो ट्रांसशिपमेंट भेज दिया, एंड दे हैव सेंड दैट ट्रांसशिपमेंट टू फिलीपाइंस, तो वो अगर कोई कन्वेंशन नहीं होता तो वो फिलीपाइंस में सड़ता रहता। बट फिलीपाइंस जो फिलिपिनो गवर्नमेंट है, दे हैड दैट वेपन इन देयर आर्सनल कि भाई तुमने भी कन्वेंशन साइन किया, मैंने भी कन्वेंशन साइन किया, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे मेरे शोर पे छोड़ने के लिए अपना कचरा, मजाक बना दिया है। तो दिस वाज बेसिकली जो बातें चली थी उनके में। तो दिस इज अ वेरी रीसेंट एग्जाम्पल, एंड दिस एग्जाम्पल ऑफ फिलीपाइंस एंड कनाडा जो अभी मैं बता रहा हूँ, दिस एग्जाम्पल कैन बी कोटेड इन योर, बोथ इन योर GS3 का आंसर। आप केस ऐसे लिख देना, मान लो कि इस टाइप के ऐसे ही पेजेस, इस टाइप का ही यूपीएससी में पेजेस मिलता है, तो यहाँ पर एक ऐसे बॉक्स बना के लिख देना केस स्टडी, और ड्यूरिंग 2021 कनाडा सेंट शिप्स टू ये। तो ये आपको मतलब अच्छे मार्क्स लेने में करे, बेटर, यू कैन स्कोर बेटर। एंड द सेम थिंग कैन बी डन इन एनवायरमेंट बेस्ड ऐसे टॉपिक्स, ठीक है।
तो जैसा आपको पता होगा हमारा जो पढ़ने का तरीका है दैट इज अ बिट डिफरेंट, हम इंटरलिंक करके पढ़ते हैं, हम साइलोज में नहीं पढ़ते। तो अभी इन्वायरमेंट में जो भी पढ़ेंगे हम, जो स्कोप हम देखेंगे, तो आप इन्वायरमेंट बेस्ड ऐसे टॉपिक्स को भी टैकल कर सकते हैं उससे, ठीक है। देन अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा नेचर कंजर्वेशन, कौन कौन से कन्वेंशंस टैकल करते हैं। देन वी आल्सो स्टडीड कि जो वेस्ट मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, वो कौन सा करता है। देन नाउ अब हम देखते हैं लैंड का। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, इट इज द ओनली कन्वेंशन, ओनली ग्लोबल कन्वेंशन टू टैकल लैंड डेजर्टिफिकेशन। दिस इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन। आपको स्टेटमेंट आ जाएगा, मान लो चार स्टेटमेंट आ रहा है, आउट ऑफ दैट दोस फोर स्टेटमेंट वन कैन कम दैट द यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इज द ओनली, ठीक है, ओनली या सोल। अब आप देखोगे टिप्स एंड ट्रिक्स वाले जो वीडियोस होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, तो वो क्या बोलते हैं कि ओनली और सोल जहां रहे ना जिस स्टेटमेंट में, तो वो गलत हो जाता है। बट इस टाइप के जो एक्सेप्शंस हैं, जैसे लैंड है, तो लैंड का एक ही कन्वेंशन है, देयर इज ओनली वन कन्वेंशन, देयर इज ओनली वन कन्वेंशन, देयर इज a sole convention which tackles land degradation, and that is the United Nations Conventions to combat desertification. तो ये जो टिप्स है, जो ट्रिक्स है यूपीएससी प्रीलिम्स का, कि ओनली और सोल हमेशा गलत होता है, तो इसके दिस इज 80% ट्रू, ठीक है, 80% सही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओनली और सोल वाला ट्रिक गलत है, 80% केसेस में सही होता है। बट इस टाइप के जो एक्सेप्शंस हैं लैंड वाला, जैसे यूएनसीसीडी का है, तो ये कल को आ जाएगा, तो दिस विल कम इन द 20%, ठीक है। तो वो जो एक्सेप्शंस है, जब हम पढ़ाई करेंगे अपनी हर सब्जेक्ट में, तो हम टिप्स एंड ट्रिक्स पे तो रिलाई करेंगे ही, बिकॉज अब प्रीलिम्स विदाउट टिप्स एंड ट्रिक्स निकलेगा नहीं। बट एट द सेम टाइम जो 20% का एक्सेप्शन है, जैसे ये लैंड वाला है, तो इसको भी हम माइंड में रखेंगे, ठीक है। देन कम्स योर मरीन इन्वायरमेंट, तो ये इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन का आईडब्ल्यूसी है, ठीक है, इसके बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है। आईडब्ल्यूसी बेसिकली जापान, आप देखोगे तो एक बहुत फेमस शो आता था डिस्कवरी चैनल पे, ग्रीन पीस। इफ यू वुड हैव हर्ड अबाउट ग्रीन पीस, तो जो ग्रीन पीस एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज बेसिकली अ ग्लोबल एनजीओ। तो वो एक अपनी शिप लेके, एंड दे यूज टू चेज द वेलिंग शिप्स। तो वेलिंग क्या होता है, बिकॉज जापान में वेल मीट इज कंज्यूम्ड अलॉट, तो जापानीज जो वेलिंग शिप्स हैं, वो जाती हैं अंटार्कटिक में, बेसिकली वहां पर जाके हंट करती हैं वेल्स को, और वेल मीट और जो वेल का ऑयल है, दैट इज ऑल्सो सोल्ड इन द जापानीज मार्केट। तो वो इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन है, वो बेसिकली रेगुलेट करता है जो वेल हंटिंग है। और आई थिंक यू विल रिमेम्बर, बहुत बहुत ही पॉपुलर शो था ग्रीन पीस का, एंड देन देयर वाज दिस मैन जो कि लीड करता था उस शिप को, एंड दे यूज्ड टू चेज अवे दो शिप्स इन किलिंग, हु वेर टास्क्ड विद किलिंग द वेल्स, ठीक है। तो ये भी आईडब्ल्यूसी भी पढ़ना है, और आईडब्ल्यूसी का जो नोट्स है, वो मैंने बनाया है आईडब्ल्यूसी के वेबसाइट से। तो आप भी ये कर सकते हैं कि आईडब्ल्यू जैसे इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन यू कम अक्रॉस इन योर डेली रीडिंग्स, करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, और मान लो कि आईडब्ल्यूसी इस टाइप का आ गया, तो यू गो टू द वेबसाइट ऑन गूगल, और अबाउट अस करके पेज होता, अबाउट अस पेज होता है उनका, ठीक है। तो यूपीएससी व्हाट इट डज कि मोस्ट प्रोबेबली अबाउट अस पेज से ही उसका इंफॉर्मेशन निकाल के क्वेश्चन बनाती है, तो वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। देन एटमोस्फेयर, तो एटमोस्फेयर में क्या आ गया, क्योटो प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बेसिकली ये दोनों साथ पढ़े जाते हैं, वियना कन्वेंशन से ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक जन्म हुआ था, ठीक है। देन यूएनएफसीसी, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आई थिंक द स्कोप इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस टॉपिक विल रिक्वायर a good amount of classes. I think 3 to 4 classes लग जाएंगे, but once we are done with this, तो एक मेजर चंक जो बोझा नहीं होता, बोझ होता है, वो हमारे सर से हट जाएगा, दैट हमारा इन्वायरमेंट बचा हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो बेसिक हमारा कन्वेंशन है। वी हैव गॉट द स्कोप, नाउ इट इज टाइम टू मूव ऑन टू दी कन्वेंशंस, ठीक है। 1972 इट ऑल स्टार्टेड, एक होता है ना कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये कन्वेंशन का।
टिल दी 1960s 1950s लगा लो, 19 अर्ली 1960s उतना कुछ पैनिक नहीं था रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट। और बेसिकली उस समय विजिबल चेंजेस नहीं थे, लेकिन जैसे आज आप देखोगे पोल्यूशन हाई है, इट इज वेरी मच एविडेंट कि बायोडाइवर्सिटी इज ऑन द डिक्लाइन, डिफॉरेस्टेशन है, इस टाइप का। अरावली हिल्स वगैरह, जो अरावली हिल्स में ग्रीन पैचेस है वो खत्म हो रहे हैं, वेस्टर्न घाट्स में अगर आप देखोगे जो ग्रीन पैचेस है वो खत्म हो रहे हैं, तो वो विजिबल नहीं था। So it took the scientists to come forward and tell them that see we have the scientific results, and because of this ozone layer कम हो रहा है, and because of this ये जितना भी desertification है वो बढ़ रहा है। तो ये यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972 स्वीडन में हुआ था, एंड इंडिया आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस। एक और ट्रिक है यूपीएससी का, राइट, आई विल टेल यू। ट्रिक क्या है? इट इज रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट वाला। मान लो कि कोई भी क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग एनी इन्वायरमेंटल कन्वेंशन, एनी साइंटिफिक कन्वेंशन, एनी कल्चरल कन्वेंशन, ठीक है? तो उसमें अगर लिखा है सेंटेंस में दैट इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू दिस, सिर्फ ये, अभी मैं बताता हूँ उसका क्या, एक और 2021 में क्या हुआ था, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू दिस कन्वेंशन, और अगर लिखा हुआ है इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू दिस कन्वेंशन एंड इट इज रिलेटेड टू व्हाट, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, और हार्मलेस चीजों से रिलेटेड है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी? हार्मलेस चीज, हार्मलेस क्या होता है? इन्वायरमेंट इज हार्मलेस। इन्वायरमेंट से अगर मान लो कि इंडिया पार्टिसिपेट करेगी किसी इन्वायरमेंट कन्वेंशन में, तो वो हार्मलेस है ना। हमारे फॉरेन पॉलिसी को तो और अच्छा हम ब्राउनी पॉइंट्स मिलेगा दैट इंडिया इज, यस, इंडिया इज पेट्रब्ड अबाउट दिस कन्वेंशन। हार्मलेस और क्या है? साइंस, साइंस रिलेटेड, जो हार्मलेस साइंस रिलेटेड है। मान लो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन में आपका पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, इसमें पूछेगा दैट इज इंडिया अ सिग्नेटरी, एंड यू हैव नो क्लू। आपने ना कभी स्टॉकहोम कन्वेंशन पढ़ा ना पीओपी पढ़ा है, ठीक है, एंड यू हैव नो क्लू कि इंडिया सिग्नेटरी है कि नहीं। तो वहां पर अगर आपको चांस लेना है तो यू शुड टेक अ चांस दैट इंडिया, यस, इंडिया इज अ सिग्नेटरी। एंड 80% केसेस में, 8 आउट ऑफ 10 केसेस में आपका सही होगा। बिकॉज इंडिया, अगर आप देखोगे, इतना पैटर्न बन चुका है दैट कोई भी हार्मलेस कन्वेंशन, साइंटिफिक या इन्वायरमेंटल कन्वेंशन होता है तो इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट। अब 80% मैंने बोला, 20% का एग्जाम्पल मैं देता हूँ। 2021 का अगर आप पेपर उठाओगे प्रीलिम्स का, तो उसमें न्यूयॉर्क सस्टेनेबल हैबिटेट एंड अर्बन फॉरेस्ट का एक क्वेश्चन था। तो उसमें 2014 में बेसिकली स्टार्ट हुआ था, एंड दैट न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, उसमें इंडिया वाज नॉट अ फर्स्ट, नॉट अ फाउंडर सिग्नेटरी, ठीक है? यहां पर आप देखो, मैंने क्या बोला, इंडिया इज अ सिग्नेटरी, बट उसमें क्या था, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर या इंडिया इज अ फाउंडर सिग्नेटरी। तो वो क्वेश्चन का डायनामिक पूरा चेंज हो जाता है। एक एक जगह लिखा हुआ है मेयरली इंडिया इज अ सिग्नेटरी, और फिर दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है इंडिया इज अ फाउंडिंग सिग्नेटरी, या इंडिया इज अ, इंडिया इज अ सिग्नेटरी सिंस द बिगिनिंग। तो दैट वाज नॉट द केस, वो मेरा भी गलत हुआ था। 2014 में इंडिया ने नहीं किया था न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, इंडिया केम आफ्टरवर्ड्स, ठीक है? तो दिस वाज, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स व्हेन, जब थोड़ा सा प्रीलिम्स पास आएगा ना, तो ये जो डर्टी ट्रिक्स है जिससे यू कैन 30-40 मार्क्स का हमको एज मिल सकता है, राइट? हमारा क्या मोटिव है? टू गेट 110+ एनी हाउ। अब वो एनी हाउ के लिए हम 80 मार्क्स तो ले आएंगे पढ़ के, बट दैट 40, जो 30-40 मार्क्स है, वो इसी टाइप की सोच डेवलप करने से आएगा, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड। तो ये 1972 का है, ये स्टॉकहोम स्वीडन में किया गया था। देन इट मार्क द इमर्जेंस ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंट लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आई टोल्ड यू, शुरुआत कहां से हुई थी? 1972 से हुई थी। यहीं से इंटरनेशनल एनवायरमेंट लॉ, और यहां पर मैंने लिखा नहीं है, बट इट ऑल्सो गेव अ पिवट टू डोमेस्टिक एनवायरमेंट लॉ। हमने पढ़ा था ना एयर एक्ट 1974, डब्ल्यूपीए, डब्ल्यू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था? कैन एनीवन टेल मी इन द कमेंट्स? हमने पढ़ा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब कौन सी ईयर में पास हुआ था? राइट,
72 जिन्होंने भी 72 बोला दैट इज करेक्ट। अब यहाँ पर आप देखें, काइंडली आप यहाँ देखें 1972 में क्या और हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में 1972 में। तो हमारे जो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह गए थे ये उसमें पार्ट लेने, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे, जब 1972 से व्हेन दे केम बैक फ्रॉम स्वीडन, तो डब्ल्यूपीए का लेजिस्लेशन हुआ था। इट वाज फेल्ट दैट अब डब्ल्यूपीए का की जरूरत है, एक वाइल्ड लाइफ एक्ट की जरूरत है। तो जो ये देखो 1972 में एग्जैक्टली नहीं हुआ था, बिकॉज उससे पहले काफी सारा काफी, अगर एक कन्वेंशन होता है ना, तो उसके पहले काफी सारा डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस होता है। तो ये स्टॉकहोम स्वीडन में जो हुआ था ना, जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन वगैरह, ये देखो एडॉप्शन ऑफ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ था, वहीं से पिवट हुआ बोथ इंटरनेशनल एनवायरमेंट लॉ एंड डोमेस्टिक एनवायरमेंट लॉ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 1972 का। देयर वाज अ क्वेश्चन मैकब्राइड, सॉरी मैकमास्टर में पहले बोल रहा था, इट देयर अ क्वेश्चन ऑन मैकब्राइड कमीशन। तो इस टाइप के जो कमीशंस है आपको जीएस3 में क्वेश्चंस दे देगा, ठीक है, जीएस3 में क्वेश्चंस दे देगा कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट 1972 हाउ इट वाज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट था, 10 मार्क्स, ठीक है। तो वहां पर आप लिख सकते हैं दैट इट गिव पिवट, it marked the emergence of international, both international environment law and domestic environment law. It led, what it led to, अब देखो, आप देखें यहां पर, it led to the adoption of Stockholm Declaration and Action Plan for Human Environment। और ये सारे प्रिंसिपल्स थे। इम्पैक्ट ऑन इंडिया आप डिस्कस करेंगे अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यू विल डिस्कस इंडिया पे क्या इम्पैक्ट था जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन का 1972 का। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट 1980 में बना, उसके बाद 1985 में एक फुल फ्लेजेड मिनिस्ट्री बनी एमओईएफ की। दिस कुड बी अ क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एज वेल, ठीक है। तो ये यहां पर 1985 की जगह 1947 दे देगा। सिंस इंसेप्शन स्टेटमेंट रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज अ has existed since independence। that is not true 1985 में। एंड उससे पहले आप देखोगे कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं श्री अमित शाह जी, तो वो ही इज आल्सो द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, राइट। बट जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स बनी है, उसके पहले देयर वाज अ डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज एज यूपीएससी एस्पिरेंट्स हमें पता रहना दैट कोई भी मिनिस्ट्री बनती है ना, तो वो आउट ऑफ द ब्लू नहीं बनती है। मतलब लाइक उसका उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या होता है, एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है। डिपार्टमेंट लोअर लेवल पे होता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अभी आप देखोगे, हम पढ़ेंगे तो देयर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगर कल को बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो उनको दैट डिपार्टमेंट विल बी इवॉल्व्ड इनटू अ फुल फ्लेजेड मिनिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो पहले डिपार्टमेंट बनता है, उसके बाद ग्राउंड वर्क होता है, और देन आफ्टर दैट जब उसकी नीड, देयर इज इफ नीड इज फेल्ट कि भाई डिपार्टमेंट हो गया है, अब बड़े स्तर पे काम करना है, इट हैज गेन्ड इंपॉर्टेंस। तो 1980 में डिपार्टमेंट बना था, उसके बाद इट वाज रियलाइज्ड इन 1985 की मिनिस्ट्री की जरूरत है। एंड इफ यू विल रिमेंबर 1985 के बाद क्या हुआ था, 1985 में क्या हुआ था, कैन एनीवन क्विकली टेल मी क्यों 1985 ही इंपॉर्टेंट, मतलब व्हाई दिस ईयर 1985 में ऐसा क्या हुआ था कि एक एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की जरूरत इमरजेंसी में बनानी पड़ी? कैन एनीवन टेक अ गेस? द की जो आपको हिंट में दे सकता हूँ, 85 में एक बड़ी ट्रेजेडी हुई थी इंडिया में। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का एक उसको डिपार्टमेंट से बनाया गया था। यस राइट, भोपाल 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 गैस ट्रेजेडी, ठीक है। तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि अगर आपको 10 मार्कर क्वेश्चन आया स्टॉकहोम डिक्लेरेशन या यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन एनवायरमेंट वाले पे, तो यू कैन राइट, ठीक है।